सो हे गाइस, हम आ चुके हैं एक और निमानों को लेके। तो चलो भैया आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में अपना मेन कैरेक्टर अपने बारे में बता रहा होता है। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, जिनका नाम जीव क्यान्युकुन था, वो इमोर्टल वर्ल्ड के एकजुट करने वाले सबसे पहले इमोर्टल थे और उन्होंने इन्हें एकजुट करने के लिए 9 गेट सेक्ट की स्थापना की और वो चाहते थे कि ये हमेशा पीसफुल रहे। मेरे ग्रैंडफादर को फैमिली का नाम विरासत में मिले, इसके लिए उन्हें जीव टाई नाम दिया गया, जिसका अर्थ है लंबे समय तक जीवित रहना और लंबे समय तक फेरी वर्ल्ड पर राज करना। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर, जो एक अमीर आदमी थे, उन्होंने अपनी फैमिली का भाग्य बर्बाद कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप 9 गेट सेक्ट ने इमोर्टल वर्ल्ड में अपना स्टेटस खोना शुरू कर दिया। जिसके बाद मेरे फादर का जन्म हुआ और तब मेरे ग्रैंडफादर को अपने लाइफ पर रिग्रेट हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमारे एंसेस्टर के वर्दी होने के लिए उन्होंने फादर का नाम जीव जियांग रखा, इस उम्मीद में कि वे हमारे परिवार को फिर से ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मेरे फादर ने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन ये सब बेकार था और वो सेक्ट को खराब होते देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। दशकों बाद मेरा जन्म हुआ और मेरे फादर अपने जीवन के अंत के करीब थे, ये जानते हुए कि फैमिली को फिर से ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वे कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने मेरा नाम जीव क्यान्सु रखा, ये उम्मीद करते हुए कि मैं एक पीसफुल लाइफ जीऊँगा और अपने फैमिली के बाकी सदस्यों की तरह नहीं बल्कि 100 सालों का लंबा जीवन जीऊँगा। लेकिन जब मैं छोटा था तब मेरे दुश्मनों ने मुझे मार डाला था, क्योंकि मेरी फैमिली के बहुत सारे दुश्मन थे। फॉर्चुनेटली मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की गोल्डन बॉडी ने मुझे प्रोटेक्ट किया और मेरी सोल खत्म नहीं हुई। इसी कारण से मैं भी पाताल लोक गया और उसके बाद मैं इस वर्ल्ड में गिर गया और यहाँ मैं वापस से पैदा हुआ। जिसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर ये सब छोटे छोटे बच्चों को बता रहा होता है। वो बोलता है, कैसा लगा? एक बच्ची बोलती है, यदि आप इतने ग्रेट हैं तो जब आप रिबॉर्न हुए तो आपने एक अच्छा परिवार क्यों नहीं चुना जो पावरफुल और अमीर हो? कहीं आप सिर्फ झूठ तो नहीं बोल रहे है ना? अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या तुमने कभी किसी बच्चे को जन्म के साथ बात करते हुए देखा है? वो बच्ची बोलती है, जन्म के साथ बोलना, क्या ये अजीब नहीं लगेगा? क्यान्सु बोलता है, हाँ, इसलिए मुझे बाहर फेंक दिया गया। तभी एक बच्चा बोलता है, तब तो आप हमारे गांव के नीचे के मॉन्स्टरों को हरा सकते हैं, है ना? क्यान्सु बोलता है, उन्हें हराना टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें सरप्राइज कर दिया है और मैं नेचुरली उन्हें थोड़ा सा अपने वश में कर सकता हूँ। तभी उसे कुछ याद आता है और वो उठ के बैठ जाता है और उन बच्चों से बोलता है, सुनो, जिस डिमन को मैंने सरप्राइज किया था वो फिर से सक्रिय हो रहा है, मैं उसे खत्म करने के लिए वापस जा रहा हूँ, अब तुम जा सकते हो। और वो बहुत तेजी से वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। क्यान्सु एक घर के पास आके बोलता है, मास्टर, मैं खाना लेकर आ गया। उसका मास्टर आते हुए बोलता है, तुम बास्टर, तुम्हें इतना देर कैसे हो गया? क्यान्सु बोलता है, आप 10 सालों से ज़्यादा समय से मुझे टोइज्म सिखा रहे हैं और अब आप अपने रास्ते से भटक रहे हैं। उसका मास्टर अपने ब्रश से उसके सर पे मारते हुए बोलता है, बकवास मत करो, मैंने पूरी लाइफ इसी मार्ग को अनुसरण किया है, तुमने इन 10 सालों में बहुत सीखा है, क्या तुम जानते हो कि मैं कितना एम्बैरेस हूँ? जिसके बाद वो पोटली से खाना निकाल कर खाते हुए बोलता है, फॉर्चुनेटली तुम्हें जल्दी ही इलाइटमेंट मिल गया और तुम्हें बुद्धा के शरण में आने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। क्यान्सु बोलता है, हाँ हाँ हाँ। तभी उसका मास्टर बोलता है, जीव क्यान्सु, तुम इस साल 17 साल के होने वाले हो, है ना? क्यान्सु बोलता है, क्या बात है मास्टर? उसका मास्टर शांत हो जाता है। तभी क्यान्सु बोलता है, मास्टर, क्या आपने बुद्धा की शरण नहीं ली? आप अभी भी अपनी उंगलियों को क्यों दबा रहे हैं? उसका मास्टर बोलता है, बकवास बंद करो, मैं सोच रहा था ये तुम्हारे लिए माउंटेन छोड़ने और घर जाने का समय है। क्यान्सु बोलता है, कॉमन मास्टर, आप अपने दिन गिन रहे हैं, है ना? अगर मैं चला गया और आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा तब आप परलोक सिधार जाएंगे। उसका मास्टर उसके सर पर घूंसा मारकर बोलता है, अपने मास्टर की कुछ तो रिस्पेक्ट करो। जब मैं तुमको लाया था तब तुम अभी भी पैदा हुए थे और मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट को देखकर आश्चर्यचकित था। तुम एक जीनियस हो, लेकिन तुम्हारे किस्मत में ग्रेट बनना नहीं लिखा। इन सालों में मैंने तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए अपना सारा ज्ञान और अपना सारा जीवन लगा दिया, लेकिन फिर भी मैं इसे बदल नहीं सकता। ये सुन के क्यान्सु भी उदास हो जाता है। फिर बोलता है, सिर्फ 2 साल ही बचा है ना? उसका मास्टर बोलता है, मेरी जिंदगी के 19 साल हो गए हैं, मुझे माफ करना, ये मेरे आखिरी के 2 साल बचे हैं। जाओ अब जाकर इमोर्टल वर्ल्ड देखो। क्यान्सु बोलता है, ठीक है मास्टर। कुछ दिन बाद क्यान्सु ने अपना सामान पैक किया और जिनसिन कोर्टयार्ड में खड़ा होकर अपने पुराने घर की ओर देखने लगा। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका मास्टर उससे बोलता है, जाओ और जाने से पहले कोई रिग्रेट मत रखना। क्यान्सु बोलता है, मास्टर, आप अपना ख्याल रखना। और फिर खुद से बोलता है, फादर, आपका बेटा वापस आ रहा है।
क्या आप मुझे मिस कर रहे हैं। जिसके बाद हमें कोई कास्टल नाम की जगह का सीन दिखाया जाता है जहां हम जीव कावा नाम के बंदे को देखते हैं। तभी वहां एक सर्वेंट आकर बोलता है, महाराज जो आपने बोला था वो काम हो गया। जीव कावा वहां से जाते हुए बोलता है, मैं इस मैटर में कोई भी मिस्टेक नहीं देखना चाहता। सर्वेंट बोलता है, मैं समझ गया। तभी एक लड़का आकर बोलता है, फादर, और इसका नाम जीव चिबा है और ये जीव कावा का सन है। जीव कावा बोलता है, चिबा तुम पहले ही प्रिमोडियल स्वान रियल्म के 3rd लेवल पर आ चुके हो, है ना। वो बोलता है, हाँ फादर, कुछ दिन पहले ही मैं प्रिमोडियल स्वान रियल्म के 3rd लेवल पर चला गया था। मैं अब एनर्जी को अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ। उसका फादर बोलता है, ये ठीक है, ऐसा लगता है कि तुम अपने साथियों के बीच एक लीडर हो क्योंकि तुम प्रिमोडियल स्वान रियल में एंटर करने में सक्षम हो गए हो। लेकिन अपने ऊपर घमंड मत करना क्योंकि तुम्हारे कजन जीव चियन और तुम्हारे अंकल का छोटा बेटा अब वो भी प्रिमोडियल स्वान रियल्म के 3rd लेवल पर हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर स्वांटियन एकेडमी के सिलेक्शन हुई वो लड़की होनी चाहिए। चिब्बा बोलता है, आप उस छोटी बच्ची की बात कर रहे हैं जो सिर्फ 12 साल की है और वो भी प्रिमोडियल स्वान रियल्म पर है। उसका फादर बोलता है, चिंता मत करो, मेरा अभी भी स्वांटियन एकेडमी के इनर कोर्टयार्ड में कुछ कनेक्शन है। जब तक तुम अपनी यूजुअल एबिलिटी के अनुसार परफॉर्म करते हो तुम्हारे सिलेक्शन होना मुश्किल नहीं है। वो बोलता है, थैंक यू फादर। उसका फादर बोलता है, जाओ और जाकर अपने मदर के साथ और टाइम स्पेंड करो, नहीं तो जब एक बार तुम स्वांटियन एकेडमी में एंटर हो जाओगे तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा। और फिर मन में बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे रास्ते में आने वाले सभी बाधाओं को दूर करने में तुम्हारी मदद करूंगा, इसके लिए चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। जिसके बाद हमें मेन कैरेक्टर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो एक सिटी में आ गया होता है। वो बोलता है, वेल तो ये है होंग डायनेस्टी की सबसे बड़ी सिटी। तभी एक बंदा बोल रहा होता है, तुम लोग अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी करो, स्वांटियन एकेडमी की ब्यूटी मैंग नियान क्वीन अभी इंपीरियल सिटी के ब्रिज पर है। दूसरा वाला बोलता है, क्या मैंग नियान क्वीन स्वांटियन एकेडमी की 10 सेंटेंस में से एक। ऐसा कहा जाता है कि वो एकेडमी की मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन है, इसलिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए उन्हें देखना ही काफ़ी है। उसकी बात सुन के अंशु सोचता है, वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ के सभी लोंडे वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, क्या बात है, चलो चले, नहीं तो हम फिर उसे कभी भी नहीं देख पाएंगे। क्यांशु बोलता है, क्या फर्स्ट ब्यूटी है, मुझे भी एक बार जाकर देखना चाहिए। जिसके बाद हमें इंपीरियल ब्रिज के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ थर्की लोंडो ने उसी लड़की को देखने के लिए भीड़ लगा रखा होता है। वहीं ब्रिज पर वो लड़की खड़ी होती है, यही है नंबर 1 ब्यूटी मैंग नियान क्वीन। तभी अपना मेन कैरेक्टर भी आकर छत के ऊपर से उसे देखने लगता है। वहीं नीचे वाले बंदे बोलते हैं, ये है एकेडमी की सबसे ब्यूटीफुल वुमेन, वह इस नाम के वर्दी है, वो सच में कितनी ब्यूटीफुल है। वही क्यांशु बोल रहा होता है, वो एक अच्छी लड़की है, तो फिर ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है। और फिर वो छत से नीचे कूदकर उस ब्रिज की ओर जाने लगता है, जिसे देख सभी बंदे कंफ्यूज होते हैं और बोल रहे होते हैं, वो लोंडा कौन है, वो वहाँ क्या करने जा रहा है। दूसरा वाला बोलता है, लालत है, क्या सच में कोई वहाँ जाने की हिम्मत कर रहा है, क्या वो पागल है। एक और बंदा बोलता है, ये तो अच्छा है, उसे मरते हुए देखने में हमें भी मजा आएगा। एक और पर्सन बोलता है, क्या ही पागल लड़का है, क्या उसे मरने से डर नहीं लगता। अपना मेन कैरेक्टर इन सब बातों को इग्नोर करके नियान क्वीन के पास जाके अपना हाथ उठाता है और चट से उसके पिछवाड़े पे एक चमाट लगाता है। ये देखो लड़की एम्बैरस हो जाती है। क्यांशु बोलता है, हे गर्ल, कैसा रहेगा तुम मेरी वाइफ बनो, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा घर बनाऊंगा। ये सुन एक पल के लिए वो भी हिल जाती है, फिर बोलती है, क्या तुम मरना चाहते हो, और अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देती है। भले ही उसके अटैक की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन क्यांशु को वो बहुत स्लो आते हुए दिखाई देती है। वो उसकी स्वॉर्ड को सिर्फ अपनी उंगली से फ्लिक करता है और वो स्वॉर्ड उसके हाथ से छूटकर दूर गिरती है। क्यांशु बोलता है, किसी लड़की को तलवार से खेलना सूट नहीं करता। वही नियान क्वीन शौक होकर मन में बोलती है, क्या वो मेरी शॉट को ब्लॉक करने में सक्षम है, उसकी कल्टीवेशन क्या है। तभी क्यांशु उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच के बोलता है, क्या तुमको इतने खूबसूरत हाथों से फूलों की कढ़ाई नहीं करनी चाहिए, कितनी शर्म की बात है। वहीं ये सब देख वहाँ के लोंडो को तो 440 वोल्ट का झटका लगता है। वो बोल रहे होते हैं, क्या मैं अभी कोई सपना देख रहा हूँ, लेडी मैंग नियान क्वीन को उसने टच किया। दूसरा वाला बोलता है, पॉइंट ये नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि मैंग नियान क्वीन पहले से ही 7th स्वान रियल्म पर है। अपने साथियों के बीच वो अनमैच जीनियस है, लेकिन वो उस लड़के के द्वारा सरप्रेस हो गई है। इस बच्चे की उम्र कितनी है, मेरा मतलब वो एक टीनेजर है ना। यदि वो मैंग नियान क्वीन को सरप्रेस कर रहा है तो उसे कम से कम 7th रैंक का होना चाहिए, है ना, स्वान रियल्म का 7th लेवल। क्या वो एक जीनियस है। वहीं क्यांशु थड़कियों वाला फेस बना के उसको ही देख रहा होता है। नियान क्वीन सोचती है, ये लगभग मेरी उम्र का है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से मुझसे आगे है। जिसके बाद वो क्यांशु से अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हट जाती है और अपनी किसी टेक्निक से एनर्जी के बहुत सारे तीर बना लेती है और चिल्लाती है, रेन ऑफ एरो। जिसके बाद वो सभी एरो क्यांशु पर शूट हो जाते हैं, लेकिन क्यांशु से इजीली डोज कर लेता है। ये सब देख नीचे खड़े बंदे बोलते हैं, फक, इसे तो 10 सेंटेज की अल्टीमेट टेक्निक कहा जाता है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि लेडी
मैंग नियानक्विंग ने इसे पहले ही मास्टर कर लिया है, ये खत्म हुआ, ये लड़का तो अब गया। वहीं अपना मेन कैरेक्टर तो अभी फ्लर्टिंग करने में लगा होता है और उसे आंख मार रहा होता है। ये देख नियानक्विंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने तीरों से क्यांशु पर अटैक कर देती है। क्यांशु बोलता है तुम इतनी देर से यहीं खड़ी हो, माना जाता है कि तुम उस फिश का इंतजार कर रही हो, है ना। और वो उसके तीरों को लात मारकर पानी में शूट कर देता है। नियानक्विंग सोचती है उसे इस बारे में कैसे पता। वहीं वो तीर जाकर सीधे उस फिश को लगता है। फिर हमें इस फिश के बारे में बताया जाता है ये एक विशाल सिल्वर दांत वाली मछली है। ये जल्दी झील से बाहर दिखने को नहीं मिलती। इसका कोड कल्टीवेटरों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है। जिसके बाद क्यांशु ब्रिज पर खड़ा होकर उस फिश से उसका कोड निकाल लेता है और नियानक्विंग से बोलता है तुम इसी का इंतजार कर रही थी, है ना। फिर वो उस कोड को नियानक्विंग को दे देता है। वो बोलती है तुम कौन हो। अपना हीरो वहाँ से जाते हुए बोलता है मैं अभी तो कोई नहीं हूँ, लेकिन बाद में मैं तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा। वहीं नियानक्विंग कंफ्यूज होती है। वो सोच रही होती है आखिरकार ये है कौन और पता नहीं ये क्या बकवास की बातें करने में लगा हुआ है। जिसके बाद हम क्यांशु को देखते हैं। वो अपने हाथों को देखते हुए बोलता है मैंने अभी अभी उसके हाथ को पकड़ा था, आय हाय वो फीलिंग मजा ही आ गया। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। क्यांशु सोया होता है। फिर वो उठकर अंगड़ाइयाँ लेता है और फिर कल्टीवेट करने लगता है और सोचता है मैं नहीं जानता कि मैं इमोर्टल वर्ल्ड में कब वापस लौट पाऊंगा। तभी वो नियानक्विंग के बारे में याद करके थर्कियों की तरह लार टपकाते हुए हंसने लगता है। वहीं बाहर बहुत शोर हो रहा होता है। कोई बोल रहा होता है क्या स्वांतियन अकेडमी डिसाइपलों को रिक्रूट कर रहा है। बाहर के शोर को सुनकर क्यांशु कमरे से बाहर जाते हुए सोचता है क्या चल रहा है, ये बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है। जिसके बाद वो नीचे आकर देखता है जहाँ कुछ बंदों ने एक जगह भीड़ लगा कर रखा होता है और वो बोल रहे होते हैं हर 3 साल में स्वांतियन अकेडमी डिसाइपलों को रिक्रूट करती है और सिलेक्शन प्रोसेस आधे महीने बाद शुरू होगा और ये साल पिछले साल से अलग नजर आ रहा है। वहीं उनके सामने अकेडमी के 2 बंदे होते हैं जिन्होंने नोटिस बोर्ड लगा रखा होता है। उनमें से एक बंदा बोलता है ऑफ कोर्स ये अलग है, इस बार अकेडमी के 8 फेमस मास्टर डिसाइपलों की भर्ती खुद करने वाले हैं। इस साल के डिसाइपल बहुत लकी हैं क्योंकि उन 8 मास्टरों में से किसी का डिसाइपल बनने का उन्हें मौका मिलेगा और वो डिसाइपल टॉप पर जरूर पहुंचेंगे। ये सब देखकर क्यांशु वहां से जाने लगता है। तभी कोई बोलता है ऐसा कहा जा रहा है कि यंग मास्टर जीव चिब्बा प्रीमोडियल स्वान रियल्म के 3rd रैंक पर ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। ये कितना अमेजिंग है। अकेडमी की सबसे ब्यूटीफुल लड़की मैंग नियानक्विंग के अलावा यंग मास्टर जीव चिब्बा भी एक ट्रू जीनियस है। ये सुन क्यांशु रुक जाता है और उस बंदे से कहता है ब्रदर आप किस यंग मास्टर की बात कर रहे हैं। वो बंदा बोलता है और कौन हो सकता है, राजा का अपना बेटा प्रिंस जीव चिब्बा, तुम ये नहीं जानते थे क्या। क्यांशु बोलता है जीव चिब्बा तभी वो बंदा बोलता है तुम्हारे इस तरह बोलने का क्या मतलब है। क्यांशु बोलता है अरे शांत हो जाओ शांत हो जाओ, मैं प्रिंस को बहुत एडमायर करता हूँ, काश मैं किसी दिन उनसे मिल पाता। वो बंदा बोलता है क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे जैसा लो स्टेटस वाला पर्सन प्रिंस को देख सकता है, बेकार के सपने देखना बंद करो। क्यांशु वहाँ से जाते हुए बोलता है मैं समझ गया, बाद में मिलते हैं। फिर वो वहाँ से आगे आकर बोलता है ऐसा लगता है मेरे फादर के बिना फैमिली ब्लड लाइन अभी भी जिंदा है। गाइज ऐसा लगता है अपने मेन कैरेक्टर का राजा के फैमिली के साथ कोई संबंध है। फिर क्यांशु बोलता है ओ चिब्बा स्वांतियन अकेडमी सिलेक्शन को क्यों ना फन के लिए ज्वाइन करूं। जिसके बाद हमें आधे महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ डिसाइपलों को भर्ती करने का टेस्ट हो रहा होता है। एक बंदा सभी को बोल रहा होता है जो ये 8 टेबल है ये 8 डिफरेंट मास्टरों को रिप्रेजेंट करती हैं। तुम जिस मास्टर के डिसाइपल बनना चाहते हो उनके टेबल को चूज करो और उस टेबल पर रखे क्रिस्टल बॉल पर अपना माइंड फोकस करो। अगर तुम फर्स्ट स्वान रियल्म पर पहुंच गए हो तो तुम टेस्ट देने के लिए एलिजिबल होगे और तुम्हारी आइडेंटिटी बोर्ड पर दिखाई देगी। रजिस्ट्रेशन फी के तौर पर 1 लो ग्रेड का स्टोन देकर वहां लाइन में लग जाओ और साइड एंट्रेंस से एग्जामिनेशन रूम में एंटर करो। ये सब सुन के क्यांशु अपने जेब को चेक करता है लेकिन उसके पास फूटी कौड़ी तक नहीं होती। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रख के बोलता है क्या तुम्हारे पास 1 लो ग्रेड का स्टोन नहीं है। कोई बात नहीं मेरे पास कुछ है। क्यांशु बोलता है क्या तुम यहाँ प्रॉफिट कमाने आए हो। वो बंदा बोलता है ऑफ कोर्स अगर तुम सिलेक्ट हो गए तो तुम्हें इंटरेस्ट के तौर पर 1 लो ग्रेड का स्पिरिट स्टोन देना होगा, लेकिन अगर तुम नहीं हो पाए तो बदले में सिर्फ 100 बोन ग्रास देना पड़ेगा। क्यांशु बोलता है क्या 100 बोन ग्रास, इसका प्राइस 2 लो ग्रेड स्टोन जितना है, लेकिन ये ग्रास हर जगह मिल जाता है इसलिए ये एक अच्छा डील है। वो बंदा बोलता है हमारा एक छोटा सा बिजनेस है, हम अपने ग्राहकों से कोई भी शिकायत का मौका नहीं छोड़ते। क्यांशु बोलता है जो है सामने रखो। वो बंदा अपने पास से कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाल के क्यांशु से साइन करवा के उसे 1 लो ग्रेड का स्टोन दे देता है। क्यांशु वो स्टोन लेकर चला जाता है। वहीं पीछे वो बंदा बोलता है ठीक है अब अगला टारगेट ढूंढते हैं। जिसके बाद क्यांशु एक टेबल के पास आके बोलता है मुझे बस इस पर अपना हाथ रखना है, क्या ये ठीक है।
तभी कुछ बंदे बोलने लगते हैं क्या फर्स्ट स्वान रियम का चौथा लेवल। ये सुन कियांशु साइड में देखता है जहाँ हम एक लड़के को देखते हैं। उसे देख बंदे बोलने लगते हैं वो 4th लेवल पर है, उसे एक ग्रेट मास्टर का अटेंशन जरूर मिलेगा। आखिरकार उस पर अटेंशन क्यों नहीं देंगे, पूरी सुबह से बस एक ही जीनियस अपीयर हुआ है। एक और बंदा बोलता है लगता है इंट्रेंस एग्जाम इतनी मुश्किल नहीं है। तभी एग्जाम लेने वाला बंदा कियांशु से बोलता है जल्दी से इस क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखो। कियांशु घबराते हुए सोच रहा होता है क्या मुझे अपनी कल्टीवेशन को सरप्रेस करने की जरूरत है, मेरी सारी कल्टीवेशन को शो करना अच्छा नहीं रहेगा। अगर मैंने अपनी प्रिमोडियल स्वान रियम के 9th लेवल के कल्टीवेशन को शो कर दिया तो सभी 8 मास्टर मुझे चूज करने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद कियांशु अपनी कल्टीवेशन सरप्रेस करके क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखता है जिसमें उसका पावर फर्स्ट प्रिमोडियल स्वान रियम के 3rd लेवल का शो होता है, जिसे देख वहाँ खड़े बंदे हैरान हो जाते हैं। वो टेस्ट लेने वाला पर्सन बोलता है प्लीज इस तरफ आए। कियांशु एग्जामिनेशन रूम की तरफ जाते हुए सोचता है इस साइड का गेट केवल 3रे लेवल या उससे ऊपर के डिसाइपलों के लिए खुला है। अगर मैं अपनी कल्टीवेशन को 2nd लेवल तक ले जाता तो अच्छा रहता। मैं एक लो प्रोफाइल रखना चाहता हूँ, यही मेरे लिए अच्छा रहेगा। जिसके बाद वो उस रूम में एंटर करता है और वो किसी और ही जगह पर पहुंच जाता है, जिसे देख कियांशु बोलता है मोर्टल वर्ल्ड के अंदर ये बहुत अच्छा है लेकिन इमोर्टल वर्ल्ड में ये एक देहाती गली से ज्यादा और कुछ नहीं है। छोड़ो ये सब, चलो आगे बढ़ते हैं। तभी कियांशु के पैरों से कोई एनर्जी आकर लिपट जाती है, जिसे देखो बोलता है मेरे पैरों पर ये एनर्जी का प्रेशर एक टेस्ट है। ये सब प्रेशर मेरे लिए सिर्फ एक खुजली के अलावा कुछ नहीं है। और वो आराम से आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी वो फिर से बोलता है लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरे पैरों की नीचे की एनर्जी का प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है, ये तो इंटरेस्टिंग है। तभी उसके सामने हम उसी बंदे को देखते हैं, वो प्रेशर के कारण ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता है। वो मन में बोलता है मेरे चारों ओर प्रेशर और भी ज्यादा स्ट्रोंगर होता जा रहा है। और वो थक के वहीं बैठ जाता है और बोलता है मैं और नहीं कर सकता, मैं अपने शरीर को हिला तक नहीं पा रहा। तभी उसके सामने कियांशु आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कम ऑन, तुम मूव क्यों नहीं कर रहे। वो बंदा हैरान होकर बोलता है मूव, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। मेरे पैरों के नीचे एनर्जी का प्रेशर लगभग 1000 पाउंड है और मेरे लिए एक कदम भी चलना काफी मुश्किल है। कियांशु अपने किसी सीक्रेट टेक्निक का यूज करके जंप करने लगता है और बोलता है क्या ये इतनी हैवी है, चलो भी ये अभी बहुत वीक है। ये देख उस बंदे के गोटे मुंह में आगे होते हैं। वो सोचता है ये आदमी यहाँ तक की जंप कर पा रहा है, वो भी इतनी आसानी से। आखिरकार ये बंदा कौन है, क्या ये एक फेलो डिसाइपल है। तभी उस पर एक लाइट आकर पड़ती है और वो वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देख कियांशु बोलता है वो गायब हो गया, मैं अब अकेला क्या करूँगा, इस स्थिति में मुझे भी कोऑपरेट करना चाहिए। जिसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर देता है ताकि टेस्ट लेने वालों को लगे कि वो प्रेशर का विरोध करने में उसकी एनर्जी खत्म हो गई। फिर वो नाटक करते हुए बोलता है मैं इसे अब और भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो नीचे गिर के बेहोश होने का नाटक करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तब वो किसी रूम में होता है और वहाँ पर और भी 4 बंदे होते हैं, जिनमें से 2 को हमने पहले भी देखा है। बीच वाला वही बंदा होता है जो अभी अभी गायब होकर आया था और इसका नाम सुयान है। और सबसे नीचे वाला प्रिंस जिब्बा होता है। बाकी दोनों के बारे में अभी हमें नहीं बताया गया है। उन्हें देख के अंशु अपने मन में सोचता है ये तीनों एक साथ या फिर वो सिर्फ एक दूसरे से परिचित हैं। इतनी खूबसूरती से तैयार होकर यहाँ खड़े होने के लिए उनके पास जरूर कोई प्लान होगा। जिसके बाद वो सुयान के पास जाने लगता है। वो एक तरफ बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है कि अंशु उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। ये सुन गुस्सा करते हुए वो अपनी आंखें खोल के देखता है, लेकिन जैसे ही वो कियांशु को देखता है वो घबरा जाता है और बोलता है तुम कियांशु उसके पीठ पर मार के बोलता है तुम क्या कर रहे हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलता है सुयान। कियांशु बोलता है तुम 4th लेवल पर हो, तुम बहुत वीक हो। ये सुन के वो उदास हो जाता है। ये सुन प्रिंस जिब्बा अपने मन में सोचता है जब युआन यहाँ अपीयर हुआ था तो ये स्पष्ट था कि उसकी कल्टीवेशन हमसे ज्यादा थी, लेकिन जो पर्सन अभी आया है उसने कहा कि वो कमजोर है। तभी कियांशु उनकी ओर देखने लगता है, जिसे देखिए दोनों उसे अवॉइड करने लगते हैं। फिर वो लड़की की ओर देखता है और कुछ ज्यादा ही प्यार से देख रहा होता है। ये देख वो लड़की यांशु पर चिल्लाते हुए बोलती है तुम क्या देख रहे हो, क्या तुमने इससे पहले कभी भी एक ब्यूटीफुल वुमेन को नहीं देखा है। कियांशु बोलता है मैंने खूबसूरत और क्यूट लड़कियों को देखा है, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम तुम जैसा बदसूरत लड़की को देख रहा हूँ। वो बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम गरीब भिखारी, क्या तुम मुझे बदसूरत कह रहे हो। तुम ये कहने वाले कौन होते हो कि मैं बदसूरत हूँ। व्हाइट हेयर वाला बंदा मन में बोलता है हाँ मैं अभी कैपिटल के सबसे अमीर आदमी का बेटा हूँ। एक गरीब भिखारी क्या कर सकता है, भले ही उसकी कल्टीवेशन हमसे ज्यादा है, वो सिर्फ एक भिखारी है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। और इस आदमी ने तो मेरी बाबू को भी बुली किया है। फिर वो कियांशु से बोलता है ठीक है ये स्वानटियन अकेडमी है, तुम एक गरीब भिखारी हो, तुम लकी हो जो यहाँ तक आ गए हो। वो लड़की बोलती है ब्रदर तियान जी, उससे डरने की बात नहीं है, वो हमसे थोड़ा ही ज्यादा पावरफुल है, हम साथ रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारे खिलाफ खड़ा हो पाएगा। कियांशु बोलता है स्वानटियन अकेडमी ने तुम्हें अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है और तुम इतना उछल रहे हो। व्हाइट हेयर वाला बंदा बोलता है
तुम एक गरीब भिखारी हो, लेकिन सुआंटियन अकेडमी के 12 एल्डर में से एक एल्डर हुआंग मेरे अंकल हैं और मास्टर जाओ हेवनली मास्टरों में से एक इमोर्टल गेट क्यू फैमिली के गेस्ट भी हैं। यहाँ तक कि अगर हम तीनों यहाँ फाइट करते हैं तो तुम्हें क्या लगता है कि किसको सजा मिलेगी, तुम्हें या हमें? क्यांशु बोलता है, मैंने बाहर जीव चिब्बा का नाम सुना था। और वो उसकी ओर देखते हुए मन में सोचता है, क्या यही वो रॉयल फैमिली का बंदा जीव चिब्बा है? उसे अपनी ओर देखता देखकर जीव चिब्बा कंफ्यूज होता है। तभी क्यांशु उसे इग्नोर कर देता है। ये देख चिब्बा को गुस्सा आ जाता है और वो अपने मन में बोलता है, मैं राजा का इकलौता बेटा हूँ और मैं हर किसी से इतना श्रेष्ठ हूँ कि यहाँ तक कि सुआंटियन अकेडमी भी मुझे रिस्पेक्ट देती है। मेरी नज़र में इस तरह का व्यक्ति एक कीड़े की तरह है। अगर मैं चाहता तो चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, थोड़ी सी मेहनत से उसे मौत के मुंह में ले जा सकता हूँ। फिर वो बोलता है, इतनी जल्दी क्या है? अकेडमी का पहला टेस्ट हेवनली टावर में होगा, हम देखेंगे वो क्या करेगा। तियानी बोलता है, चिब्बा तुम मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान हो, चलो चलें। और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। क्यांशु बोलता है, सुयान ये सब क्या बकवास करके गए। लेकिन जब वो साइड में देखता है तो वहाँ सुयान नहीं होता, वो क्यांशु से दूर जाकर बैठा होता है। क्यांशु बोलता है, तुम उतनी दूर क्यों बैठे हो? थोड़ी देर बाद वहाँ 20 से भी ज्यादा लोग अरीना में अपीयर हो गए होते हैं। तभी वहाँ गोल्डन लाइट चमकती है और एक ओल्ड मैन और उसके साथ 5 लोंडे अरीना में अपीयर होते हैं। ये देख सभी डिसाइपल जो मेडिटेट कर रहे थे वो अचानक से खड़े हो जाते हैं। वो एल्डर बोलता है, सभी डिसाइपल एग्जाम में बेस्ट थे और उनमें से प्रत्येक ने अपने मास्टर को चुना है और मास्टर के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये सुन एक बंदा बोलता है, क्या मुझे डिवाइन मास्टर ने नोटिस किया है? दूसरा वाला बोलता है, ग्रेट, मुझे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए और डिवाइन मास्टर का डिसाइपल बनना चाहिए। उनकी शोर शराबे को सुन के वो एल्डर जोर से चिल्लाता है, जिससे वहाँ कर सभी लोग उसकी आवाज़ के प्रेशर को नहीं झेल पाते और अपने कानों को बंद करने लगते हैं। वहीं क्यांशु अपने सामने एक बैरियर बना के आराम से खड़ा रहता है, जिसे वो एल्डर भी नोटिस कर लेता है और सोचता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। वहीं क्यांशु मन में बोल रहा होता है, ऐसा लगता है एल्डर ने मुझे नोटिस कर लिया। तभी वो एल्डर बोलता है, तुम बाकी डिसाइपल से केवल थोड़ा सा ही बेहतर हो। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम में से किसको डिवाइन मास्टर द्वारा चूज किया जाता है। अकेडमी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लो हो या हाई, ये सब तुम्हारी ताकत पर निर्भर करता है। तभी उनके साथ आया एक बंदा बोलता है, तुम सभी को पहले एक टोकन मिलेगा। पहला टेस्ट टावर ऑफ हेवन को स्टार्ट करते हैं। और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।